हमें पूर्ण तैयारी के साथ जाना होगा। मृत माना के स्रोत को ढूंढना ही होगा, वरना वेत्राल नगर धीरे धीरे मरने लगेगा और लोग समझ भी नहीं पाएंगे क्यों। किलियन ने सिर झुकाया, उसके चेहरे पर सख्त निर्णय उभर आया। 1 सप्ताह, मुझे बस इतना समय चाहिए। हम वस्पर वन की ओर निकलेंगे। विराज देव ने उसकी आंखों में देखकर कहा, 1 सप्ताह में मैं भी अपने माना हृदय को और मजबूत कर दूंगा। हम अधूरी शक्ति के साथ उस जंगल में नहीं उतरेंगे। दोनों ने एक दूसरे को मौन सहमति से देखा और उस क्षण जैसे कमरे के बाहर उतरती बर्फ भी कुछ भारी हो गई। 1 सप्ताह के बाद पूरे आंगन में चहल पहल थी। विराज देव, फ्रांसिस और कई गार्ड एक विशाल गाड़ी के सामने खड़े थे, जिसमें ऊष्मा शिलाओं की कई पेटियां भरी हुई थीं। हर पेटी से हल्की सी गर्म भाप उठ रही थी, मानो पत्थरों की गर्माहट हवा में फुसफुसा रही हो। माधव सौदागर, जिसके चेहरे पर लालच और उत्तेजना का सम्मिलित नृत्य था, अपने आदमियों को लगातार हिदायत दे रहा था। ध्यान से, ये शिलाएं बहुत मूल्यवान हैं, तोड़ दिया तो जीवन भर पछताते रहोगे। विराज उसे देखते रहे। ये आदमी लालची था, पर चालाक भी, और फिलहाल उन्हें इसी चालाकी की जरूरत थी। फ्रांसिस उससे बोला, माधव जी, पहली खेप रिवेंशोर जाएगी ना? हाँ हाँ प्रभु, वहां के राजघराने मेरी प्रतिष्ठा जानते हैं। ये ऊष्मा शिलाएं वहां हाथों हाथ बिक जाएंगी। विराज शांत स्वर में बोले, हर सप्ताह संदेश भेजना। अगर एक भी सूचना गायब रही तो समझ लेना मेरा माना चिन्ह तुम्हें ढूंढ लेगा। माधव का चेहरा पीला पड़ गया। जी जी प्रभु, कोई चाल नहीं चलेगा, ये सौदागर कसम खाता है। गाड़ियां तैयार थीं। घोड़ों की सांसें हवा में भाप की लकीरें बनाती रहीं। कई क्षणों तक लोगों की हलचल का शोर गूंजता रहा। अचानक तेज कदमों की आवाज। किलियन दौड़ते हुए आया, चेहरा तनाव से भरा हुआ। प्रभु, आपने सही अनुमान लगाया था। वन से लगे कुछ गांवों में लोग गायब हुए हैं, और कुछ घरों ने बताया उनके अपने बिना किसी कारण कुछ दिनों तक बदले हुए लग रहे थे, फिर अचानक गायब। फ्रांसिस का चेहरा सफेद पड़ गया। पर गांवों के रक्षक, उन्होंने कुछ नहीं किया? किलियन का उत्तर भारी था। ठंड, मुख्यमंत्री। सैनिक हो या शिकारी, हर कोई सीमित ताकत में है। कई लोग भोजन के लिए वन में जाते हैं और लौटते नहीं। लगता है किसी ने इसे सर्दी के हाथ से समझकर नजरअंदाज कर दिया। विराज देव का जबड़ा कस गया। सड़ांध फैल चुकी थी और लोगों को पता भी नहीं था। उन्होंने किलियन की ओर मुड़कर कहा, तैयार हो जाओ, वस्पर वन हमें बुला रहा है। यदि वहां माना प्रेत छुपे हैं तो उन्हें नष्ट कर देना ही इस भूमि को बचाने का एकमात्र तरीका है। हवा में बहती ठंड जैसे अचानक और गहरी हो गई। कहीं दूर वन की छाया मानो किसी अदृश्य खतरे की तरह सांस ले रही थी, और विराज देव पहली बार महसूस कर रहे थे, ये यात्रा केवल जांच नहीं होगी, ये एक युद्ध का आरंभ है। विराज देव ने जैसे ही कहा कि वो स्वयं अभियान पर जाने वाले हैं, प्रशासक फ्रांसिस मालाकार के चेहरे पर तुरंत बेचैनी होता रही। उनके माथे की लकीरों में वही चिंताएं थरथरा रही थी जो पूरे वेत्राल नगर के लोगों के दिलों में सुलग रही थी। ठंड, भूख, असुरक्षा और अब अचानक ये रहस्यमय माना प्रेत। फ्रांसिस का स्वर कांपता हुआ उठा। अभियान? प्रभुदेव, ये उचित नहीं लगता। विराज ने उसे शांत नजर से देखा, उसी शांत नजर से जिससे वो पिछले कई दिनों से पूरे इस ढह चुके क्षेत्र की जटिलता का विश्लेषण कर रहा था। वो जानता था, अगर यहाँ किसी भी तरह की भ्रष्ट माना फैल रही है तो उसे रोकने का दायित्व उन पर ही है। ये भूमि उनके संरक्षण में है, और इससे पहले कि ये महामारी किसी गांव, शहर या फिर पूरे क्षेत्र को निगल ले, उन्हें कदम बढ़ाना ही होगा। फ्रांसिस, विराज की आवाज गहरी और दृढ़ थी। माना प्रेत के फैलने की गति बहुत तेज होती है। केवल सैनिक भेजने से काम नहीं चलेगा। वहां मुझे स्वयं जाना होगा। नजदीक जाकर देखना होगा कि भ्रष्ट माना कहां से उपज रही है। फ्रांसिस ने फिर विरोध करना चाहा, लेकिन विराज ने हाथ उठाकर रोक दिया। और कोई चर्चा नहीं। उस एक वाक्य में एक नवोदित राजस्वर झलक रहा था जो शायद मूल देव में कभी नहीं था, पर विराज देव में अब पूरी तरह जाग चुका था। पास ही खड़े किलियन वैद्य ने दृढ़ता से सिर झुकाया। जैसी आज्ञा प्रभुदेव, मैं 3 दिनों में सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं और आवश्यक रसद के साथ तैयार रहूंगा। विराज ने उसे आश्वस्त नजरों से देखा, फिर बिना और शब्दों के अपने कक्ष की ओर लौट गए। उनके कदमों में एक विचित्र उत्सुकता भी थी और भारी जिम्मेदारी भी। वो जानते थे, ये यात्रा किसी साधारण शिकार अभियान जैसी नहीं होने वाली। ये उनके पहले युद्ध जैसा था। इस युग में जन्मे नए जीवन का पहला संघर्ष। अपने कक्ष में पहुंचकर उन्होंने चुपचाप दरवाजा बंद किया।
सर्द हवा के बीच उनके भीतर की अग्नि पहले ही जाग चुकी थी। वो जमीन पर पद्मासन में बैठ गए। कमरा शांत, पर भीतर की माना प्रवाह तीव्र। विराज ने आंखें बंद की और पूरा ध्यान अपने माना हृदय पर केंद्रित किया। श्वास भीतर, शुद्ध माना भीतर उतरती हुई। उच्छ्वास, सारी अशुद्ध ऊर्जा बाहर। चारों ओर की सूक्ष्म ऊर्जा मानो स्वयं खिंचकर उनके भीतर जा रही थी। नवीन फर्स्ट चक्र की कोमल नींव अब धीरे धीरे घनी, अधिक स्थिर, अधिक विस्तृत हो रही थी। कुछ घंटों की गहन साधना के बाद उनकी चेतना अचानक अतीत की भयावह स्मृतियों में उतर गई। अपराधी मिनोतौर, वो अत्यधिक भ्रष्ट प्राणी जिसने उस भविष्य के युग में उनके विश्व का अंत लिख दिया था। उस युद्ध का क्षण, भय, रक्त, जलता आकाश और माना प्रेतों की गर्जना, सब कुछ फिर से गूंज उठा। विराज का हृदय एक पल को कांप उठा, पर अगले ही क्षण वो स्थिर हो गए। इस बार दुनिया उस भय का सामना नहीं करेगी। उन्होंने आंखें खोली और हाथ फैलाया। अंगुलियों पर एक नरम नियंत्रित अग्निगोला खेल उठा। यही उनकी जन्मजात अनुकूलता थी। अग्नि देव का ये शरीर फायर माना के साथ अद्भुत समन्वय रखता था, मानो प्रकृति ने स्वयं उन्हें इस दिशा में ढकेला हो। वो अग्नि को अंगुलियों में नचाते हुए शांत मुस्कान के साथ देखते रहे। वो जानते थे कि ये आग सिर्फ गर्मी नहीं, बल्कि आने वाले संघर्षों की ढाल भी बनने वाली है। उसी समय उनका पेट एक जोरदार गुर्राहट के साथ बोला। उन्होंने गहरी सांस ली। अच्छा, अब भोजन ही बना लेते हैं। वे उठकर नीचे रसोई की ओर चले, जहां दिए की रोशनी दीवारों पर लंबी छायाएं बनाती हुई थरथरा रही थी। जैसे ही वो प्रवेश करने वाले थे, उन्हें कुछ कानाफूसी सुनाई दी। क्या तुमने देखा? वो ऊष्मा शिलाएं इतनी चमकदार थीं। हाँ, और सुना है प्रभुदेव ने खुद बनाई हैं, क्लेरा कह रही थी कि। विराज हल्के से मुस्कुराए। रसोई की दीवार के पीछे कुछ नौकरानियां उत्साहित होकर बातें कर रही थीं। वो भी उन्हीं हीट स्टोन्स की जिन्हें वो ऊष्मा शिला कहते थे। जब उन्होंने कदम बढ़ाकर स्वयं को प्रकट किया, तीनों नौकरानियां ऐसे उछलीं जैसे किसी देवता को अचानक प्रत्यक्ष देख लिया हो। प्रभुदेव, विराज सहज भाव से बोले। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा भोजन बना लूंगा। उनकी आंखें फैल गईं। आप स्वयं? क्लेरा तो जैसे स्तब्ध थी। विराज मुस्कुराए और बोले, क्लेरा, मेरी कुछ मदद करोगी? सब्जियां काट दो। क्लेरा ने तुरंत सिर झुकाया। जी। कुछ ही देर में पूरे रसोई घर में वर्दूरा सूप की सुगंध फैल गई। एक प्राचीन जड़ी बूटी आधारित नुस्खा जो विराज को अपने पिछले जीवन के गुरु से मिला था। जब सूप तैयार हुआ, नौकरानियों के लिए कटोरियां आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, मैंने बहुत बनाया है, सब खाएंगी। नौकरानियां घबरा गईं। हम? प्रभुदेव? नहीं। लेकिन विराज ने स्वयं परोसा और कहा, बस पी लीजिए, मुझे बर्बादी पसंद नहीं। पहला घूंट लेते ही हर एक की आंखें चमक उठीं। क्लेरा ने तो विस्मय में कहा, प्रभुदेव, ये तो अद्भुत है। विराज सिर्फ मुस्कुराए। ये पहला मौका था जब वो इस शरीर में एक परिवार जैसा वातावरण महसूस कर रहे थे। अगली सुबह वेत्राल किले के द्वार पर 20 सैनिक पंक्ति में खड़े थे। लोहे के कवच पर सूर्य की किरणें पड़ते ही उनकी सांसें बादलों की तरह हवा में उठ रही थीं। फेरोए जितना दृढ़ उतना शांत अपना भाला पकड़े तैयार था। पालमान, जो अभी अभी मानव विकृति से मुक्त हुआ था, थोड़ा झिझकता हुआ किनारे खड़ा था। उसके चेहरे पर मौजूद चिकनी नई त्वचा अभी भी उसकी हालिया त्रासदी का मूक प्रमाण थी। तभी एक तेज कदमों की आवाज गूंजी। प्रभुदेव। विराज और किलियन ने पीछे मुड़कर देखा। सीढ़ियों से उतरते हुए गहरे केसरधारी चोगे में एक गंभीर चेहरा, मंत्रज्ञ आत्रेय। उसकी आंखों में सदैव रहने वाला धीमा विश्लेषण और छिपी हुई चिंता आज दोनों और गहरा थे। वो रुका और बोला, किलियन। प्रभुदेव, आप लोगों को वास्पर वन की यात्रा से पहले मुझसे कुछ आवश्यक बातें सुननी होंगी। ठंडी हवा का झोंका दरारों से होकर गुजरा और विराज देव ने पहली बार महसूस किया आत्रेय कुछ छिपा रहा है, कुछ ऐसा जो उसी वन की ओर इशारा करता है जहां मौत प्रतीक्षा कर रही है। मंत्रज्ञ आत्रेय धीरे धीरे आगे आया और उसके प्रकट होते ही प्रांगण में एक अजीब सी गंभीरता फैल गई। विराज देव और किलियन दोनों की निगाहें उसी पर टिक गईं। ये पहली बार था जब विराज ने उसे सामने से देखा था और वो उतना ही रहस्यमय लगा जितना उसके बारे में सुना गया था। आत्रेय की आंखों के पास महीन झुर्रियां थीं, वैसी नहीं जो कमजोरी दिखाएं, बल्कि अनुभवों, संघर्षों और वर्षों तक रहस्यों में डूबे रहने से बनी गहरी रेखाएं। उसकी लंबी केसर किनारी चोगा जैसी पोशाक पर कई पुराने मंत्र चिन्ह कढ़े थे, जो किसी साधारण कुल का चिन्ह नहीं थे, बल्कि जादू विद्या के किसी गुप्त संघ की छाप लग रहे थे। उसके कंधों पर गिरती सफेद बालों की झड़ी, लंबी दाढ़ी और तेज हरे नेत्र उसे एक ऐसी गंभीर उपस्थिति देते थे कि कोई भी उससे सहज नहीं रह पाता।
विराज ने गहराई से महसूस किया, इस व्यक्ति में शक्ति है और खतरा भी, और उसके उंगलियों में जड़े अनगिनत मंत्र मुद्रित छल्लों में इस आदेशे को और पुख्ता कर दिया। प्रणाम मंत्र ज्ञात्रे, विराज ने स्वर संयत रखते हुए कहा। आत्रेय की नजरें ऊपर उठीं और उन्होंने विराज को सिर से पैर तक देखा, कुछ खोजते हुए, कुछ परखते हुए। आह, अब तुम सच में स्वस्थ लग रहे हो देव। उसकी आवाज में धीमी गुरुत्व था। उसने पास खड़े किलियन पर नजर डाली। सुना है वन अभियान की तैयारी चल रही है, लगता है अफवाहें सही हैं। विराज ने दृढ़ता स्वर में उत्तर दिया, हाँ, वहां कुछ असामान्य हो रहा है और उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक पल के लिए दोनों की आंखें फिर टकराईं और किलियन को ऐसा लगा जैसे वहां कोई अदृश्य संवाद भी हो रहा है, एक ऐसी चुप्पी जिसमें शब्दों से अधिक अर्थ भरे थे। आत्रेय ने आकस्मिक जिज्ञासा जैसी मुस्कान के साथ पूछा, और तुम स्वयं जा रहे हो देव? हाँ, मैं जाऊंगा, विराज ने शांत भाव से कहा। आत्रेय की आंखों में एक हल्की, बहुत हल्की चमक आई। तो ये सत्य है, तुमने माना हृदय को जागृत कर लिया है। विराज ने सहज भाव से उत्तर दिया, हाँ, और मैंने सुना है कि आप भी इन दिनों किसी गहन शोध में व्यस्त हैं। आत्रेय ने मुस्कुराते हुए अपनी दाढ़ी सहलाई। हाँ, मेरे शोध में बाधाएं सहन नहीं होती, पर घटनाएं मेरे कानों तक पहुंचती ही हैं, और तुम्हें देखकर लगता है अंग ठीक से कार्य कर रहे हैं। विराज ने भीतर ही भीतर सावधान होकर सोचा, तो उसे पता था कि देव बीमार ग्रस्त था, और अब अचानक ठीक है। क्या यह केवल साधारण जानकारी है या वो स्वयं उस अनुष्ठान में शामिल था? यही वो क्षण था जब विराज ने अपना पहला पैतरा चला। वो करीब झुका और धीमे से बोला, हाँ, ये सब उस अनुष्ठान की वजह से हुआ। वो ध्यान से आत्रेय के चेहरे को देख रहा था, कहीं कोई कंपन, कोई अनचाही प्रतिक्रिया, कोई भय, कोई दोष, और बस एक क्षण के लिए जैसे किसी छाया ने उसकी हरी आंखों में हलचल की हो। लेकिन आत्रेय ने तुरंत उस भाव को ढक लिया और बोला, अच्छा है यदि मैं सहायता कर पाया। विराज के भीतर सवाल और गहरा गया, क्या तुमने मदद की थी या तुम ही वो कारण थे जिससे मूल देव की मृत्यु हुई? लेकिन इस समय यह प्रश्न पूछना स्वयं को उजागर कर देता, इसलिए उसने दूसरा दांव खेला। आत्रेय, यदि आपको उचित लगे तो हमारे साथ इस अभियान में चले। एक बड़े मंत्रज्ञ की उपस्थिति से काम आसान होगा। ये उसका असली उद्देश्य था, आत्रेय को पास रखना, उसकी शक्तियों और इरादों को परखना। पर आत्रेय ने तुरंत सिर हिला दिया, नहीं, मेरा शोध अत्यंत महत्वपूर्ण है, और ये कोई ऐसा अभियान नहीं जो मेरी शक्ति की आवश्यकता रखता हो। किलियन तुम्हारे साथ है, ये पर्याप्त है। विराज ने शांत चेहरे से कहा, जैसी आपकी इच्छा। वो जानता था कि आत्रेय इतना आसान नहीं है, न उसके रहस्य न उसके इरादे। आत्रेय फिर बोला, मैं तो बस ये सुनिश्चित करने आया था कि तुम सच में जागृत हो चुके हो। तुम्हारे पिता इसे जानकर प्रसन्न होंगे। विराज का हृदय एक पल को भारी हुआ। वो कम से कम अभी अर्जुन देव के संपर्क में नहीं आना चाहता था। उसी समय किलियन की आवाज आई, प्रभुदेव, सभी तैयार है, हमें प्रस्थान करना चाहिए। आत्रेय ने सिर झुकाकर अभिवादन किया और मुड़कर अपने कक्ष की ओर लौट गया। विराज ने घोड़े पर चढ़ते हुए अंतिम बार उसे देखा। उस वृद्ध का केसर किनारी चोगा हवा में बह रहा था, और उसकी चाल में एक गहरी छिपी बेचैनी थी जो उसकी शांत आवाज से मेल नहीं खाती थी। कक्ष में लौटते ही आत्रेय ने दरवाजा बंद किया और गहरी सांस ली। कमरा पुस्तकों और प्राचीन ग्रंथों से पटा पड़ा था। मंत्र विद्या, इतिहास, निषिद्ध अनुष्ठान, मनाभ्रष्ट प्राणियों की उत्पत्ति, हर विषय पर हिंसक सत्य छिपे थे। कोने में रखा क्रिस्टल स्तंभ धीमी रोशनी बिखेर रहा था। आत्रेय ने उस पर हाथ रखा और उसकी आंखें गंभीर हो गई। ये वही देव नहीं है। उसने धीरे से खिड़की की ओर देखा। वहां दूर आंगन में विराज देव अपने सेना दल के साथ घोड़े पर बैठ चुका था। आंखों में वो विश्वास और दृढ़ता थी जो पुराना देव कभी नहीं दिखा पाया। आत्रेय ने एक बार बहुत धीरे से फुसफुसाया, तुम आखिर हो कौन? फिर वो अपने डेस्क पर गया, कलम उठाई, स्याही में डुबोई और लिखना शुरू किया। आदरणीय परिषद, मुझे आशंका है कि स्थिति अत्यंत असाधारण और चिंताजनक दिशा में बढ़ रही है। उसके शब्दों में भय नहीं, बल्कि एक ऐसी अकाल चेतावनी का भार था जो किसी बड़े रहस्य के जागने का संकेत दे रहा था। विराज देव की दृष्टि जैसे पत्थर की तरह ठिठक गई। सामने जो प्राणी उफनती चीखों के साथ दौड़ रहे थे, वे आम जंगली प्राणी नहीं थे। वे थे घृणित, विकृत, सड़ी गंध से भरे गॉब्लिन। उनकी हरी कीचड़ सनी त्वचा पर नुकीली हड्डियों के टुकड़ों और फटे चिथड़ों का ओढ़ना
और खतरनाक पीली आंखें ये बताने को काफी थीं कि ये जंगल के सबसे निचले दर्जे के परंतु सबसे अधिक क्रूर दुष्ट जीवों में से हैं। एक गॉब्लिन ने चिल्लाकर अपनी आग से दहकती तीर को कमान पर चढ़ाया और एक ही झटके में उसे गांव की लकड़ी की प्राचीर की ओर छोड़ा। तीर हवा में लपटें छोड़ता हुआ धड़ाम से दीवार में घुसा और सूखी लकड़ी तुरंत जल उठी। उसकी नकल करते हुए दर्जनों गॉब्लिन आग लगे तीर छोड़ते चले गए। पूरे गांव पर दहशत की लपटें फैल गईं। दूर से ही विराज और किलियन ये दृश्य स्पष्ट देख पा रहे थे। गांव के ऊपर भारी धुआं उठ रहा था। हवाओं में दर्द और भय की चीखें घुल चुकी थीं। गांव वाले ऊपर की दीवार से पत्थर, भाले और तीर फेंक रहे थे, पर उनके हाथ कांप रहे थे और उनका निशाना उससे भी अधिक। नीचे गॉब्लिन अत्यधिक उत्साह से उछल रहे थे, घृणित स्वर में चिल्लाते हुए, दीवारों पर चढ़ते हुए और गांव वालों को नीचे खींचकर उनके शरीरों को चीरते हुए भयानक दानवों की तरह हंस रहे थे। ठंड ने मनुष्यों को कमजोर कर दिया था, लेकिन गॉब्लिनों पर इसका कोई असर नहीं था। प्रभुदेव, हमें अभी हस्तक्षेप करना चाहिए, एक सैनिक ने घबराकर कहा, पर विराज की आंखें किसी और ही चीज की खोज कर रही थीं। एक पल बाद उन्होंने हाथ उठाकर कहा, नहीं, रुको, पहले स्थिति को समझते हैं। वो आगे बढ़े। चेहरे पर धुएं की कालिख जमी, लेकिन उनकी दृष्टि और तेज होती गई। कुछ क्षण बाद वो देख पाए कि गांव के सामने हमला करने वाली टोली सिर्फ अटैकिंग फ्रंट थी। असल खतरा गांव के पीछे था। विराज ने तुरंत मुड़कर किलियन और सैनिकों को बुलाया। गांव के पीछे एक भारी छाया दिखाई दी थी। वो साधारण गॉब्लिन नहीं था, वो उनका सरदार है। उसने पीछे से हमला किया है। किलियन स्तब्ध रह गया। गॉब्लिन सरदार? हां, अपने स्तर का ये एक स्तर 3 राक्षस है। तुम लोग आगे से गांव वालों की मदद करो, मैं और तुम पीछे से अंदर जाएंगे। किलियन ने बिना सवाल किए सिर हिला दिया। सैनिक आगे की ओर दौड़ पड़े और विराज ने किलियन के साथ घोड़े मोड़ दिए, गांव के पीछे की ओर बढ़ते हुए। पिछले द्वार तक पहुंचते ही विराज ने खंडहरों जैसी दशा देखी। दरवाजा आधा टूटा था, दीवारें जली हुई थीं और दर्जनों गॉब्लिन इधर उधर विलेजर्स को घसीटकर मार रहे थे। बीच में एक विशाल आकृति खड़ी थी, गांव का अंत कराने वाला गॉब्लिन सरदार। वो सामान्य गॉब्लिनों से 2 गुना बड़ा था। सिर पर किसी जानवर की खोपड़ी का मुकुट, गले में हड्डियों की माला और छाती पर दोहरी खरोंचें, जो गॉब्लिन सरदारों का शक्ति चिन्ह था। उसकी कमर में बांधा विशाल बैटल एक्स धमकी की तरह हिल रहा था। सरदार गॉब्लिन गुर्राता हुआ अपनी तरह तरह की जहरीली बोली में आदेश दे रहा था, पर आदेश का अर्थ विराज अच्छी तरह समझ गए। सबको मार डालो। और उसके आदेश पर पूरी पीठ पर सवार भीड़ एक साथ चीखती हुई टूटी। मकानों पर, आग पर, लोगों पर। किलियन बोला, प्रभुदेव, मैं सरदार को रोकता हूं, आप गांव वालों की रक्षा कीजिए। विराज ने सिर हिला दिया, ठीक है, लेकिन सावधान रहना, यह साधारण दानव नहीं है। विराज सेंध लगी दीवार से भीतर कूदे और एक ही क्षण में हाथ उठाया। दिमाग में मंत्र की संरचना उभरी, नीचे की वायु से माना उठी और अग्नि का गोला उनके हाथ में जल उठा। अग्निबाण। तेज जलती रेखा हवा को चीरती पहले गॉब्लिन के सीने में घुसी। गॉब्लिन चीखते हुए गिरा और बाकी सब विराज पर टूट पड़े। विराज के दोनों हाथों से लगातार अग्निबाण बरसने लगे, प्रत्येक तीर लक्ष्योन्मुख, अत्यंत सटीक। कुछ गॉब्लिन उनके पास आते ही जलकर राख हो गए। बाकी विलेजर्स आगे आए और घायल दौड़ते गॉब्लिनों के गले काट दिए। 10 मिनट से भी कम समय में गांव के पीछे की टोली पूरी तरह साफ हो गई। विराज ने गहरी सांस ली। अब सरदार बचा है। जब वो आगे बढ़े, किलियन अपनी ढाल लिए सरदार गॉब्लिन के साथ भिड़ा हुआ था। सरदार का कोहराम कानों को चीर देने वाला था। एक एक वार में ऐसा बल कि लोहे की ढालें भी टूट जाए। किलियन ने हर हमले को बाल बाल झेला, लेकिन सरदार धीरे धीरे उसकी ढाल को तोड़ने लगा। एक वार में ढाल हवा में जा गिरी, दूसरे वार में किलियन पीछे फिसल गया, तीसरे में सरदार ने उस पर छलांग लगाई। पूरा शरीर एक वन भालू की तरह उसके ऊपर टूट पड़ा। विराज ने तुरंत दाएं हाथ में दूसरा मंत्र तैयार किया। एक वृत्त सी गर्मी उनके पैरों के पास उभरी, जमीन लाल पड़ने लगी और अचानक अग्निवलय, एक भयंकर अग्निचक्र उठ खड़ा हुआ, जिसने सरदार को घेर लिया। धधकती गर्मी ने सरदार को क्षण भर के लिए रोक दिया। शरीर सुलगने लगा, त्वचा छिलने लगी। किलियन एक ओर हट गया। विराज ने अनेकों अग्निबाण सरदार की ओर छोड़े, पर तभी जैसे किसी दानवी शक्ति ने उसे घेर लिया हो,
उसकी आंखें हरी आग से चमक उठीं, उसके मांसपेशियां फूलीं, कद बढ़ा और उसने भयानक गुस्से से गरजकर अग्निवलय को तोड़कर विराज की तरफ छलांग लगा दी। एक वार जो अगर लगता तो विराज का शरीर 2 हिस्सों में बंट जाता। विराज पीछे कूदे, इतना तीव्र कि घुटनों में दर्द फैल गया। उसका आखिरी अग्निबाण छूटा सरदार के गले में घुसा। सरदार चीखा, लेकिन नहीं रुका। वो पूरा बल लगाकर फिर झपटा और तभी धमाक, किलियन अपनी तलवार सरदार के सीने में घोंच चुका था। एक ही स्मूद वार, पूरी ताकत, पूरी लय। सरदार गॉब्लिन लड़खड़ाया, घुटनों पर गिरा और एक भारी शरीर के साथ जमीन में धंस गया, मृत। किलियन का हाथ लहूलुहान था, कलाई से खून टपक रहा था। वो हाँफ रहा था। विराज उसके पास दौड़ा। तुम ठीक हो? किलियन हाँफता हुआ बोला। बस थोड़ा सा कट है प्रभुदेव। आपकी जादू विद्या, राजधानी के टावरों के जादूगर भी इतनी दक्षता से मंत्र नहीं चला पाते। विराज ने चुपचाप सिर हिलाया। उन्होंने उस प्रशंसा को टाल दिया क्योंकि उनके पास समय कम था और समस्याएं कहीं अधिक। चलो देखते हैं आगे क्या बचा है। मुख्य द्वार के पास पहुंचते पहुंचते धुआं कम होने लगा था। दर्जनों गॉब्लिनों की लाशें भाग दर भाग घसीटकर एक ओर जमा की जा रही थीं। घरों में आग बुझाई जा रही थी। घायल विलेजर्स पट्टियां बांध रहे थे। गांव का मुखिया, जो थोड़ी देर पहले तीर चलाते हुए घायल हुआ था, लंगड़ाता हुआ आया और विराज के सामने झुक गया। प्रभुदेव, हमारे गांव को बचा लिया आपने, हम आपके ऋणी रहेंगे। विराज की नजर उसके घावों पर गई, सिर्फ ताजा नहीं, कुछ पुराने भी। वो बोला, ये हमला नया नहीं है ना? लगता है आप लोग 1 सप्ताह से परेशान हैं। मुखिया की आंखें भर आईं। जी प्रभु, पिछले 7 दिनों से लगातार भेड़िए, ऐश भालू और कई अनजाने राक्षस। हम समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्यों हो रहा है। विराज एक पल में समझ गया। अगर सामान्य राक्षस अपने जंगलों से बाहर आ रहे हैं और गांव पर हमला कर रहे हैं, तो इसका मतलब केवल एक ही होता है। जंगल के भीतर कहीं मृत माना का स्रोत जाग गया है, यानी माना फींड। उन्होंने धीरे से कहा, ये सभी हमले वन के पश्चिमी हिस्से से शुरू हुए हैं, सही है? मुखिया चौंक गया। हाँ प्रभु, बिल्कुल, पश्चिमी जंगल से। विराज का उत्तर मन ही मन स्पष्ट था। उन्होंने पुकारा, पालमन। पालमान दौड़ता हुआ आया। अब लगभग पूरा मानव दिख रहा था। जिस दिन तुम्हें कांटों वाला हिरण मिला था, तुम पश्चिम में थे, सही हो? पालमान ने सिर हिलाया। जी प्रभु। अब पहेली का अंतिम टुकड़ा भी जुड़ गया। विराज ने गहन स्वर में कहा, तो फिर माना फींड वहीं है और हमें अभी उसी दिशा में जाना होगा।